आज हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है ईएमआईज। जब आप लोन्स लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से, तो ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। तो मान लो आपने लिया है 1 लाख रुपीज़। ओके। अब मैंने पी पी यानी प्रिंसिपल, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसको मैंने पी मान लिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, यानी सालाना 12%। आप जनरली ईएमआई जो मंथली पे करते हो, तो आपको इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1% पर मंथ। ओके। और कितने टाइम के लिए, मान लो आप 1 साल के लिए पे कर रहे हो, यानी 12 मंथ्स। तो आपका एन एन यानी पीरियड या फिर टर्म, जो आपका 12 हो गया है। करेक्ट। और ईएमआई को हम ई करके यहाँ पर डिनोट करेंगे। हमको ई फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना लोन लिया आपने, 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 12% पर एनम, यानी 1% पर मंथ हमने कैलकुलेट किया है। और जो टर्म है वो 1 ईयर के लिए, यानी 12 मंथ्स। ई यानी ईएमआई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, किस तरह कैलकुलेट होता है। ई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, जो कि मंथली होगा क्योंकि हम मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं। 1 + r पावर एन, एन हमारा टर्म है यानी 12। डिनोमिनेटर में 1 + r पावर n -1। प्रिंसिपल है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, यानी 0.01। और 1 + r यानी 1 + 0.01, r यानी 1%, 1% यानी 0.01 होता है, राइट। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1% यानी 1/100 होता है, जो कि 0.01 होता है। ठीक है। पावर n, n यानी 12, डिवाइडेड बाय अगेन 1 + r 0.01 पावर 12 -1। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये होगा 1000। ठीक है। और आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 1 फिलहाल तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। 1 + 0.01 ये होगा 1.01 पावर 12, डिवाइडेड बाय 1.01 पावर 12 -1। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 पावर 12, ये होता है 1.1268। ठीक है। डेसिमल के बाद मैंने 4 डिजिट लिया हुआ, यहाँ पर भी 1.1268 होगा -1। ये आगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1126.8 डिवाइडेड बाय 0.1268। अब इसे डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। 1126.8 डिवाइडेड बाय 0.1268। ये आपको मिलेगा 8886.44 अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है। यानी आपका जो ईएमआई है, जिसको हम ई बोल रहे हैं, वो कितना मिला है, 8886.44 रुपीज़। ये आपका ईएमआई एवरी मंथ पे करने को आपको आएगा। तो आपको अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आप कितना पे कर रहे हो ये पता चल जाएगा। ठीक है। टोटल 8886.44 जो आप मंथली पे कर रहे हो, इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा। ये आपको मिलेगा अराउंड 1,06,637 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, आपको इतना मिलेगा। यानी आप टोटल 12 महीनों में इतना पे कर रहे हो। तो यानी इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, यानी एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो। आप टोटल पे कर रहे हो 1,06,637 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आपने लोन लिया था 1 लाख।
ठीक है, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अप्रॉक्सीमेटली 6,637 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ईएमआई समझ आ गया कितना पे कर रहे हो, और आपको ये भी पता चल गया कि आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको जो यहाँ पर बताया गया था, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहीं तक इंटरेस्टेड हो तो काफ़ी है, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ तो आप आगे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लो ये टाइमलाइन है आपका, यहाँ पर आपने लोन लिया था तो हम इसको टाइम 0 बोल देंगे। ठीक है, ये आपका पहला ईएमआई पे करने का टाइम है, ये दूसरा ईएमआई, ये तीसरा ईएमआई। इस तरह से आपने जितने टर्म के लिए ईएमआई लिया होगा उतना टर्म यहाँ पर एन, या फिर मैं इसको स्मॉल एन मान के चलूँगा। ठीक है, स्मॉल एन, इतने टर्म के लिए आपने लोन लिया हुआ है। यहाँ पर आपने जो लोन लिया था वो प्रिंसिपल यानी पी। ठीक है, जब ये आप पहला ईएमआई पे करोगे, यानी जब आप ईएमआई पे करने का टाइम आएगा तब ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है बढ़ जाएगा। करेक्ट, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट ऐड होगा। वो किस तरह से ऐड होगा? P मल्टीप्लाइड बाय 1+R। करेक्ट, इस तरह से इंटरेस्ट ऐड होगा। करेक्ट, यानी जब आप पहले टर्म पे आओगे, तो आप बेसिकली ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इतना P से लेके बढ़कर P इंटू 1+R बन चुका है, फिर आपने EMI भी पे कर दिया तो उसमें से E आपने पे कर दिया, यानी पहला EMI पे करने के बाद इतना अमाउंट आपके पास अब भी है जो बैंक को देनी है। करेक्ट, अब ये अमाउंट जो है दोबारा आगे बढ़ के और अक्यूमुलेट होगा सेकेंड टर्म तक, जहां पर आप दूसरा ईएमआई पे करोगे। करेक्ट, जब आप दूसरा ईएमआई पे करोगे तब तक ये वाला अमाउंट अक्यूमुलेट होगा। ठीक है, कितना अक्यूमुलेट होगा देखते हैं। ये जो अमाउंट बचा हुआ था पहला ईएमआई के बाद, P इंटू 1+R माइनस E, ये 1+R से और आगे अक्यूमुलेट हो जाएगा। करेक्ट, 1+R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा जितना सेकेंड ईएमआई पे करने के टाइम कितना बचा होगा। ठीक है, इसको ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। करेक्ट, 1+R को। तो इसमें आपने सेकेंड ईएमआई पे कर दिया तो दोबारा माइनस ई कर दोगे। ठीक है, अब ये जो भी आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मिल रहा है। ये जो 1+R है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा P इंटू 1+R² माइनस E इंटू 1+R, और बाहर माइनस E बचा हुआ है। करेक्ट, तो ये अमाउंट, ये एक्चुअली अमाउंट है जो आप सेकेंड ईएमआई पे करने के बाद बच रहा है। तो अब ये जो अमाउंट है ये और आगे अक्यूमुलेट होगा जब तीसरा टर्म आएगा जहां पर आप तीसरा ईएमआई पे करोगे। ठीक है, तो जब आप तीसरा ईएमआई पे करने का टाइम आएगा तो तब तक ये जो अमाउंट है ये अक्यूमुलेट होगा, और ये अक्यूमुलेट होकर कितना बनेगा? जब तीसरा टर्म आएगा आपके पास ऑलरेडी P इंटू 1+R² माइनस E 1+R माइनस E अमाउंट बचा था जो अक्यूमुलेट होगा फिर से ग्रोथ फैक्टर से। ग्रोथ फैक्टर क्या है? 1+R। करेक्ट, और इतना अमाउंट बन जाएगा तो इसमें से आप तीसरा ईएमआई पे करोगे। तो अब ये जो दोबारा बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं इसको फिर से रीअरेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोबारा ये 1+R मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? P इंटू 1+R² इंटू 1+R, ये 1+R पावर क्यूब पावर 3। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो E इंटू 1+R², यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो E इंटू 1+R, और बाहर है E। तो यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब पहला टर्म का ईएमआई आपने पे किया, आप देख सकते हैं P के साथ जो ग्रोथ फैक्टर था 1+R, सेकेंड टर्म का ईएमआई पे कर रहे हो, आप देख सकते हो P के साथ जो ग्रोथ फैक्टर है उसका पावर 2 आता है। करेक्ट, जब आप तीसरा टर्म का ईएमआई पे करते हो तो जो प्रिंसिपल के साथ जो ग्रोथ फैक्टर है 1+R उसका पावर 3 है।
तो यानी आप देख सकते हो कुछ रिलेशन बन रहा है, राइट, टर्म्स में और ग्रोथ फैक्टर के पावर में। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि n के पहले जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा, मान लो n-1 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आते वक्त जब यहाँ पर e यानी EMI पे करेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा। तो आप देख सकते हो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम n-1 टर्म का जब EMI पे करोगे तो कितना अमाउंट बचेगा लास्ट EMI पे करने के लिए, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्या बचेगा, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं, हमें मिलेगा P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर n-1। n-1 क्यों, हम देख सकते हो जो टर्म है उसी का पावर आप यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर के पास देख सकते हैं। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो E मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, एक और पावर कम हो जाता है, राइट। यहाँ पर क्यूब था तो यहाँ पर स्क्वायर्ड हो गया, यहाँ पर स्क्वायर्ड था तो यहाँ पर पावर 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह इधर n-1 है तो ये होगा n-2। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, आखिर में दोबारा हमारे पास यही टर्म्स आएंगे, a इंटू 1 प्लस आर माइनस ई। ठीक है, उसी तरह अगर आप लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट EMI की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लास्ट EMI पे कर देते हो तो वहां पर आपके पास और कितना बचता है। जनरली जब ऑब्वियसली जब आप लास्ट EMI पे कर देते हो तो आपके पास बचेगा 0 बैंक को देने के लिए, लेकिन उसको आप P यानी ये वाले टर्म्स में PERN इनके टर्म्स में आप बताओगे तो कैसे बताओगे, nth टर्म का EMI पे कर दोगे तो यही रिलेशन किस तरह बनेगा, P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर n माइनस E मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर n-1, एक पावर कम हो जाएगा, माइनस E मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर n-2। इस तरह से ये आगे जाएगा तो हमारे पास बचेगा E मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर -1 माइनस ई। ठीक है, इस तरह से चीजें दिखेंगे। इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे और देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो 0 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर n, यहाँ पर E सभी टर्म्स में कॉमन है तो मैं माइनस ई कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास बचेंगे 1 प्लस आर पावर n-1 प्लस 1 प्लस आर पावर n-2 डॉट डॉट, लास्ट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर प्लस 1। करेक्ट, इस तरह से बचेंगे चीज़ें। अब इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके 1 से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आऊँगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास है P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर n माइनस E मल्टीप्लाइड बाय, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, 1 प्लस आर, उससे पहले शायद 1 प्लस आर स्क्वायर बचा होगा, राइट। ऐसे हम जब आगे तक आएंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस आर पावर n-2, 1 प्लस आर पावर n-1। करेक्ट है, सो इस तरह से चीज़ें दिखेंगी। लेकिन ये जो ब्रैकेट्स में जो हमको टर्म्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर्ड प्लस ए पावर n-1, अगर इस तरह से है, ए जो है कॉमन रेशियो जिसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जब ऐसे n टर्म्स ऐड होते हैं तो इसका वैल्यू आता है a पावर n-1 पावर n अपॉन a-1। ये कब होता है, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 a के जगह पे है 1 प्लस आर, ए स्क्वायर्ड के जगह पे है 1 प्लस आर स्क्वायर्ड। उस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं a पावर n-2 के जगह पे है 1 प्लस आर पावर n-2, उसी तरह a पावर n-1 के जगह पे 1 प्लस आर पावर n-1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास ये वाला रिलेशन है वो कैसे बनेगा, 0 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर n माइनस E मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे लिए a है 1 प्लस आर, करेक्ट, सो 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय a यानी 1 प्लस आर माइनस 1। सो यहाँ पर 1 और 1 तो माइनस हो गए। अब जो भी बचा है इसको रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये ऐड कर देंगे दोनों तरफ,
तो लेफ्ट साइड में बचेगा ई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर्ड एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर्ड एन। अब ये जो r है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बनेगा e मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर्ड n माइनस 1 p मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर्ड n, और आखिर में e इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर पावर्ड n। ये वाला टर्म दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर पावर्ड n माइनस 1। तो यही वो फॉर्मूला था जो हमने डायरेक्टली अप्लाई किया EMI का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आया है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करके भी आप EMI कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया।